नमस्कार। साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा का विषय है आभासी दुनिया का मायावी संसार, और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साहित्यकार राजेश सकलानी और युगवाणी पत्रिका के संपादक संजय कोठियाल। राजेश सकलानी जी और संजय कोठियाल जी, आप दोनों का साहित्यिकी के इस मंच पर स्वागत है। धन्यवाद, अभिनंदन है। बातचीत की शुरुआत राजेश सकलानी जी मैं आपसे करता हूं, और आपसे पहला सवाल मेरा, और जाहिर सी बात है हमारे दर्शकों का की भी यही उत्कंठा होगी जानने की कि ये जो मायावी संसार है आभासी दुनिया का, इससे जो साहित्य हमारे पास आ रहा है, वो कविता हो, कहानी हो, कुछ छुटुर पुटुर नाटक भी कभी कभार आ जाते हैं, इनको आप किस रूप में देखते हैं? कुछ वर्षों पूर्व जो है जी, ये जो पूरा संजाल है जी, इंटरनेट का, इसको मायावी बताया गया था। जी, और शायद इसलिए भी कि लोगों को अनुमान था कि इसकी ताकत कितनी ज़्यादा है और इसकी पहुंच कितनी ज़्यादा है और ये घर घर तक पहुंच सकता है। जी, लेकिन मेरा ख्याल है इसको आभासी और मायावी जो कहा गया है जी, वो सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के चेंज के साथ दुनिया में हर चेंजेस आते हैं, तो सूनर और लेटर इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट हमें करना ही था। बिल्कुल। और समाज ने इसको एक्सेप्ट किया ही है जी, और खूब बढ़ावा दिया है। आप देखेंगे कि यथार्थ को जानना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है समाज को जानने के लिए। तो अब हमें जब आभासी दुनिया जिसे हम कह रहे हैं उसके जरिए जो हमें सूचनाएं मिल रही हैं, अब हमें पता लग रहा है कि हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता लग रही हैं जो पहले पता ही नहीं थी। जी, या ऐसे सोर्सेज नहीं थे, ऐसे स्रोत नहीं थे जहाँ से हमें पता लगता। जी, तो मेरा ख्याल है आभासी भी कहना इसको मुझे बहुत सही नहीं लगता, क्योंकि अब ये हमारे लिए वास्तविक हो गया है। क्या बात है। और उसका एक कारण ये भी है कि जो जनता जिसको हमें जो इसको प्राप्त करती है सूचनाओं को, जी, उसने इसको स्वीकार कर लिया है। और इसका प्रभाव सीधे सीधे ये पड़ा है कि जो प्रिंट मीडिया है, जो हम लिखा हुआ पढ़ते थे कागजों में, वो उसकी मात्रा बहुत कम हो गई है और इतनी सूचना हमें अब उससे नहीं मिलती बल्कि इससे ज़्यादा मिलती है। जी। आपने साहित्य का प्रसंग कहा जी, और पाठकों पर क्या प्रभाव इसका पड़ा मैं है? इस ओर आ रहा हूँ। जी, मैं साहित्य की बात कर रहा था। जी, तो इसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले क्या होता था, एक लेखक या कवि कुछ लिखता था तो वो लिखने के बाद वो थोड़ा उसकी स्थिति दयनीय हो जाती थी। वो सोचता था कि मैं इसको कहाँ भेजूं, और मैं भेजूंगा तो ये स्वीकार होगी या नहीं होगी। और वो बहुत डरता था इस प्रक्रिया से, क्योंकि उसको लगता था जैसे वो कहीं इम्तिहान दे रहा है। अब अगर किसी रचनाकार की कोई रचना सीधे सीधे पत्रिका में प्रकाशित नहीं होती है, तो उसके पास एक जरिया है कि वो अपना रचना प्रकाशित कर सकता है। जी, तो मेरा ख्याल है साहित्य का दायरा तो इसकी वजह से बढ़ा है। जी, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जी, कि जो लिखने की प्रक्रिया है वो एक बड़ी गहन प्रक्रिया होती है और लंबी प्रक्रिया होती है। अब ये संकट जरूर हो गया है कि जो नए लेखक आ रहे हैं वो शायद बहुत ज़्यादा साहित्य पढ़ के नहीं आ रहे हैं, खास तौर से जो हमारा पुराना क्लासिक साहित्य है, बहुत बड़ी बात या आप दुनिया के भिन्न देशों का साहित्य है, उसको पढ़े बिना भी वो तत्काल कुछ लिख के और जल्दबाजी में उसको प्रकाशित कर सकते हैं जी, इसी संजाल में। जी, तो इसके साथ ये खतरा तो है, ये दोनों चीज़ साथ साथ चल रही हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं कह सकता हूँ कि जो बहुत अच्छा साहित्य है वो भी हमें इंटरनेट के जरिए मिल जाता है। जी, हमारे पास छोटा सा मोबाइल है, इसके जरिए हमको शब्दकोश मिल जाता है, जी, इसके जरिए हमें एनसाइक्लोपीडिया मिल जाता है हाथों हाथ। कभी हमें संदर्भ देखना हो किसी शब्द का या किसी परिभाषा को जानना हो तो हमारे सामने तैयार बैठा है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल है ये बहुत बड़ा टूल समाज के लिए बहुत वरदान है जी, ये जो संजाल है। और जैसे उपभोक्ता समय में होता ही है कि हमको अपनी चीज़ें को छांटना या उसको पहचानने का शऊर होना चाहिए। जी, जैसे उदाहरण के लिए हम कोई कमीज खरीदने जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमें कमीज बहुत सही मिले, जो मजबूत हो, जो अच्छी हो, दिखने में बढ़िया लगती हो, रंग अच्छा हो। जी, तो इसी तरह साहित्य को उसका चयन करने के लिए भी एक मनीषा चाहिए,
वो ज़रूर विकसित करनी होगी। और मेरे ख्याल है कि ऐसा नहीं है कि जो इंटरनेट के जरिए हमें जो लिटरेचर मिलता है वो बहुत ख़राब है, ऐसा भी नहीं है, बल्कि नए लिखने वालों को बहुत प्रोत्साहन इससे मिला है। जी राजेश सकलानी जी, इसीलिए मैं आपके पास आया था ये शुरुआती वक्तव्य के लिए कि एक थोड़ा पृष्ठभूमि बढ़ जाए जिस पर हम बन जाए, जिस पर हम आगे बढ़ें। जी संजय कोठियाल जी, युगवाणी 1947 15 अगस्त 1947 को, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो पहला अंक प्रकाशित हुआ। तब से बदस्तूर प्रकाशित हो रही है। आपने एक वो दौर भी देखा है जिस दौर में हम लोगों ने लिखना शुरू किया था और बतौर संपादक हमारी रचनाओं को वहाँ स्थान देते थे या कई बार वापस करते थे। एक ये दौर है इंटरनेट का दौर। बतौर संपादक आपका क्या अनुभव रहा? युगवाणी के जो पाठक हैं वो बढ़े कि कम हुए? दूसरा, उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित ये सवाल भी कि एक वो दौर था लेखकों का, कवियों का, जो एक पूरी पीढ़ी आपने तैयार की युगवाणी के मंच पर, एक ये पीढ़ी है, वो ज़्यादा गहरी थी, ये ज़्यादा गहरी है? आपकी टिप्पणी। देखिए, ये बात तो सही है कि इंटरनेट के आने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा सरल हुई हैं और लोगों के पास सूचनाओं का जो अंबार है, सूचनाओं की जो प्राप्त करने की जो वो एक जरिया है, वो बहुत आसान हो गया है जी। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस दौर में पत्रकारिता, पिछले दौर की जो पत्रकारिता थी उसमें और आज के दौर में बड़ा फ़र्क है। पहले क्या होता था कि आज अगर आप दैनिक अखबार वालों को भी देखें तो दैनिक अखबार में पहले जो है कॉरेस्पॉन्डेंट एक खबर भेजता था, वो डेस्क पे जो है सब एडिटर उसे एडिट करता था, उसके बाद फिर कंपोजिटर पे वो खबर जाती थी, कंपोजिटर उस खबर को कंपोज करता था, फिर उसके बाद वो वापस आती थी, फिर एडिट होती थी, हेडिंग लगता था और एक परफेक्ट एक न्यूज़ बन के अखबार में छपती थी। आज के दौर में हो क्या रहा है कि तमाम अखबारों ने अपने जितने भी उनके कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनको उन्होंने सीधे बोला है कि आप सीधे टाइप करके अपनी खबर बना के और पूरा पेज मेकअप करके वो आगे कर देते हैं जी। आपने देखा होगा कि कई बार अखबारों में, चाहे वो बड़े बड़े अखबार भी हैं, उनमें एक ही खबर जो है 2-2 3-3 पेज पे छप जाती है। बिल्कुल छपती है। उसका कारण ये है कि कोई उस तरीके का कोई चेक नहीं है वहाँ पर, है ना। कोई आदमी एक खबर एक ने भी लिख दी और दूसरी खबर दूसरे रिपोर्टर ने भी लिख दी। अब सवाल ये है कि जो पुराना दौर था, पुराने दौर में जो पत्रकारिता थी वो निश्चित तौर पे बहुत ही स्तरीय किस्म की पत्रकारिता थी और उस वक्त में हमने भी जो युगवाणी में रिपोर्टिंग पढ़ी है, हमसे पुराने दौर के जो लोग लिखने वाले थे, वो जो भी रिपोर्टिंग करते थे वो ऑन द स्पॉट जाकर रिपोर्टिंग करते थे। अच्छा, क्षेत्रों में जाते थे, घूमते थे। अब आप देखो कि अगर राहुल सांकृत्यायन इतने महान हुए, अगर इतना उन्होंने कुछ लिखा है तो इसीलिए लिखा कि वो घूमे हैं। बिल्कुल, फील्ड तो जब तक आप फील्ड में नहीं जाएंगे तब तक आप यथार्थ को नहीं भोग सकते जी, जी। है ना उसको लिख सकते हो जी। तो उस दौर की जो पत्रकारिता थी वो निश्चित तौर पर बड़ी विश्वसनीय थी और उस पर सरकारें भी उनका मतलब संज्ञान लेती थी और उस पर एक्शन भी होता था। आज क्या है कि आज के दौर की जो पत्रकारिता है वो ये है कि हर आदमी के पास आज के पास ये टेलीफोन है, सूचनाएं देने वाला। हाँ, और उसने जो मर्जी चाहे वो लिख के अपना प्रेषित कर दिया, अपने वॉल पे लगा दिया। अब वो कितना सही है कितना गलत है कोई पूछने वाला तो है नहीं। अच्छा, दूसरा एक बड़ी बात और है इस दौर में कि हर आदमी किसी न किसी विचार से प्रेरित है जी। किसी न किसी विचारधारा से प्रेरित बिल्कुल है। और वो अपने एंगल से अपनी खबर लिख रहा है। छापने वाला भी लगभग कमोबेश उसी तरीके का है। तो सूचनाओं का जो प्राप्त करने का जो माध्यम है वो तो बहुत तेज हुआ है, पर इसमें जो पत्रकारिता का जो स्तर है उसमें गिरावट आई है। मैं आपको बताऊं कि आज भी हमारे पास युगवाणी में ही अगर मैं बताऊं तो आज भी हमारे पास जो लोग लिख रहे हैं, चाहे वो अरविंद शेखर हो, चाहे वो जगबून रौतेला हो, चाहे मतलब राजेश सकलानी जी हो, तो मतलब इनके लेखन का जो एक जो जरिया है वो बिल्कुल यथार्थ पे आधारित है, बिल्कुल सच्ची सूचनाओं पे आधारित है और ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कहीं भी कुछ भी लिखते हैं। दूसरा, पहले दौर के जो एडिटर थे या जो लेखक भी थे उनका व्याकरण पे छोटे छोटे सेंटेंस बनाना, मैं आपको सच बताऊं को मैंने राजेश सकलानी जी से सीखा कि एक शब्द, एक वाक्य को आप उसको रिपीट ना करो उसी आर्टिकल में जी। आपने एक बात कह दी, हो गया। आज के दौर में आप देखो कि जितने भी बड़े बड़े लेखक तक जो है एक ही बात को शुरू में भी बोल रहे हैं, बीच में भी बोल रहे हैं, आखिरी में भी बोल रहे हैं। तो ये तमाम चीजें थी जो पुराने जो एडिटर थे, जो पुराने जो सिद्धस्थ लोग थे वो सिखाते थे जी। है ना। हमें चारू चंद चंदोला जी ने कॉमा, फुल स्टॉप है, ये सब
ये सब हमें सिखाया गया है। और निश्चित तौर पे आज मतलब हम उसी का वो है कि आज युगवाणी बहुत बढ़िया उस तरीके से छप रहा है। जी लेकिन जी आप कंटिन्यू कीजिए। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि मतलब वो ठीक है कि मतलब आज के दौर में चीज़ें बहुत तेज हुई हैं, सूचनाओं का संप्रेषण बहुत तेज हुआ है। अभी एक खबर, दूसरी एक बात मैं और आपको बताऊं, मान लो एक कोई घटना घटती है और घटना घटने के तुरंत बाद हमें हमारे मोबाइल पे आ जाता है कि ये घटना घटी है और हमें वो जानकारी लगभग पूरी हो जाती है। ठीक है। पर अखबार का अपना महत्व ये है कि जब तक कल सुबह का जो अखबार आएगा, जब तक हम उसे पूरा नहीं पढ़ लेंगे तब तक हमारी संतुष्टि नहीं होगी। तो अखबार की उपादेयता और उसकी जो विश्वसनीयता है वो आज भी निश्चित तौर पे बनी हुई है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सूचनाएं बेशक हमारे पास आ जाएं, लेकिन जब तक उसके पूरे इफ एंड बट्स को क्या वजह थी, उसके क्या प्रभाव हैं, वो नहीं पढ़ लेते तो तब तक, इसीलिए आज भी अखबार, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारी सुबह की चाय अखबार से बिल्कुल अखबार के साथ शुरू होती है। राजेश सकलानी जी, जिस तरफ संजय कोठियाल संकेत कर रहे हैं कि एक वो दौर था जब कोई इनपुट आपके पास आता है, फिर उसको आप करीने से देखते हैं, उसमें व्याकरण की आप त्रुटियों की चर्चा, आजकल वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या होगी कि भाषा के साथ भी बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि व्याकरण पर खास जोर दिया नहीं जाता। क्या ऐसा लगता है कि ये जो वर्चुअल मीडिया का दौर है, इसमें बहुत कुछ ऐसा भी आ रहा है जो हमारे भाषा को कहिए, साहित्य को, यहाँ तक कि सामाजिक ताने बाने को भी कई बार, जिस तरफ आप कह रहे हैं कि कोई खास एक धारणा बन जाए और वो प्रसारित हो जाए, क्या ये एक खतरा है? क्योंकि बिना संपादक की टेबल से गुजरे हुए कोई सामग्री सीधे वर्चुअल मीडिया से आपके पास आ रही है। खतरा की आशंका नहीं है, खतरे में हम ऑलरेडी हैं जी। हम खतरे के दौर से निकल रहे हैं, और वो इसलिए भी कि मैं मानता हूँ कि जिन बात को हम कर रहे हैं कि ये पूरा जो संचार माध्यम है ये विकसित होने के दौर में है ना। एक माध्यम कम हो रहा है, एक माध्यम बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक है ना जी। आभासी माध्यम जिसे आप कह रहे हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है जी। उसके अपने लाभ और नुकसान हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो बुद्धिमान लोग हैं, समाज के गुणी लोग हैं, जिनमें धैर्य है पढ़ने का और लिखने का, वो दोनों माध्यमों को कॉम्प्लीमेंट्री माध्यम की तरह इस्तेमाल करते हैं। जो बहुत अच्छे इंटरनेट पे लिखते हैं या कंटेंट देते हैं किसी तरह का, वो प्रिंटेड साहित्य भी खूब पढ़ते हैं। ऐसी जो प्रिंटेड साहित्य में लगे हुए हैं पत्रकार या साहित्यकार कोई भी, तो वो क्या करते हैं, वो भी इंटरनेट का सहारा लेते हैं। कोई नई सूचना नहीं मिल रही है तो उसके लिए इंटरनेट का सहारा लेते हैं। ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि ये पूरे समाज की चीज़ है। संचार माध्यम जो है वो किसी एक का उस पर आधिपत्य नहीं है, बिल्कुल हम सब का है, हम सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने अपने तरह से। और एक बात यह है कि जैसे मैं आज की घटना बताऊं आपको कि जैसे एक चमोली जिले में एक बस की दुर्घटना हुई जी, तो उस दुर्घटना की खबर आने में बहुत समय लगना था, क्योंकि कोई पत्रकार आसानी से वहां पहुंच नहीं सकता था। पहाड़ में इतना आसान नहीं होता किसी जगह जाना जी। लेकिन घटना घटने के कुछ ही मिनटों के बाद जो है कि वो किसी नागरिक ने ही वो सूचना संप्रेषित कर दी। ठीक है। और वो देहरादून से लेके और पूरे विश्व में चली गई, वो सूचना चली गई। तो इस खूबी को तो मैं तो स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि अच्छा साहित्य लिखा जा रहा है। इसमें भी एक बहुत बारीक बात बता रहा हूँ आपको कि जो नए लेखक जिनको कह रहे हैं उनको भाषा ज्ञान की कमी है, शब्दों की मात्रा का उतना पता नहीं है। लेकिन उसमें भी एक चालाकी समझ लीजिए टेक्नोलॉजी की है कि जब आदमी लिखना शुरू करता है तो एक शब्द का एक रूप जो है वो नीचे भी दिखने लगता है उससे। तो उसको नहीं भी पता है वो शब्द के बारे में कि उसकी मात्रा क्या है और कैसे लिखनी है। क्या बात है। वो फट से उंगली लगा के उस शब्द को वहां पे स्थापित कर देता है जी। अब देखिए ये अच्छी बात भी है और बुरी इसलिए है कि कल उसी व्यक्ति को अगर वो शब्द कहीं लिखना पड़ जाए तो हो सकता है उसकी मात्रा वो अशुद्ध हो जाए उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा लगता है कि हमारी समाज की उपलब्धि है। और आप खतरे की बात कर रहे थे, तो खतरा तो यही है कि जो समाज के असामाजिक लोग हैं वो जानबूझ के गलत सूचनाएं, गलत रील, गलत वीडियो बना के, है ना। और ये तो बहुत आम बात हो गई है कि कोई 10 साल पुराना या 15 साल पुरानी घटना है उसको आज की घटना बना के हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मैं विकास की बात कर रहा था कि पूरे समाज को ही विकसित होना पड़ेगा, उसमें जो इसके उपभोक्ता हैं, जो देखते हैं,
है ना, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, उनको भी थोड़ा सा अपनी तकनीक विकसित करनी होगी कि वो समझ पाएँ कि ये फर्जी है या ख़राब है। दूसरी बात यह है कि साहित्य में और पत्रकारिता में मैं तो मानता हूँ कि दोनों एक ही चीज़ है जी, है ना जी। दोनों ही हमको कुछ ना कुछ हमारे बुद्धि के लिए कुछ विचार देती हैं, कोई सूचना देती है, हमको देती हैं जी। तो वो उनमें काफ़ी साम्य है। साहित्य भी एक किस्म की सूचना ही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन साहित्य में इतनी छूट होती है, वो कुछ कल्पना कर सकता है ना, कोई क्रिएटिव चीज़ उसमें डाल सकता है, जबकि पत्रकार के पास ये साधन कम होता है वहाँ पर। जी जी। तो मुझे लगता है कि हमको धीरे धीरे विकसित करना ही होगा और हम कर ही लेंगे पूरा समाज में। क्या बात है राजेश सकलानी जी, आप ठीक कह रहे हैं कि जब हम आभासी दुनिया की बात करते हैं, पूरे वर्चुअल मीडिया में ऐसा भी नहीं है, कुछ बहुत अर्थपूर्ण चैनल यहाँ पर भी हैं और हम लोगों ने देखा है कि केवल ये इंटरनेट और ये वर्चुअल मीडिया ही है जिसने अरब जैसे जगत में बड़ी क्रांति कर दी। वहाँ पर तो कोई ऐसा अखबार नहीं था जो उस क्रांति के लिए रॉ मटेरियल। लेकिन इससे जुड़ा हुआ संजय कुठियाल जी, कल के ही अखबार में मैं MIT का एक सर्वे का रिजल्ट पढ़ रहा था। MIT जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, बहुत प्रतिष्ठा का संस्थान है, उसने AI पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इस पर एक 40 दिन की कार्यशाला की। और आप आश्चर्य करेंगे संजय कुठियाल जी, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास इसके बाद आने वाला हूँ कि उसमें उन्होंने जिन लेखकों को, कवियों को बिठाया, पत्रकारों को भी, उनसे जब पूछा गया कि आपने पिछले वाले आर्टिकल में क्या लिखा, वो बता ही नहीं पाए, क्योंकि वो AI के माध्यम से, ChatGPT के माध्यम से और तमाम दूसरे टूल के माध्यम से लिख रहे थे। उनका दावा है, MIT का दावा है कि वो आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको लगभग 83% डैमेज कर चुका था 40 दिन में। तो जो हमारी पीढ़ी सारी इस माध्यम से आगे बढ़ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भविष्य में एक मशीन हमारे सामने हो और मनुष्य गायब हो जाए। संजय कुठियाल जी, इसी ज्वलंत, जब मैं उस रिपोर्ट को पढ़ रहा था तो मैं भी बड़ा चौंका। ये कल की ही बात है और मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले ही उनका रिजल्ट आया है। एक युगवाणी का वो दौर है, मेरे पास युगवाणी के तमाम पुराने अंक आज भी संग्रहित हैं। जब एक रिपोर्ट, जनसत्ता और युगवाणी जब हम पढ़ते थे तो एक रिपोर्ट ही अपने आप में एक आलेख होता था, परिपूर्ण आलेख। एक ये दौर है, युगवाणी अभी लगातार प्रसारित हो रही है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, और सकलानी जी कह रहे थे कि इंटरनेट से जो हम सूचनाएं ले रहे हैं, एक फील्ड रिपोर्टिंग जो आप कह रहे हैं, उस दौर के लेखकों में, कवियों में, पत्रकारों में, इस दौर के लेखकों के, कवियों, पत्रकारों में बहुत ईमानदारी से, मैं समझ रहा हूँ खुले मंच पर शायद आप खुलकर न बोल पाएँ, पर क्या आप अंतर महसूस करते हैं? क्या ऐसा है कि वो जो गहराई है, वो जो डेप्थ है, वो कहीं कम हो रही है? देखिए, मैं आपका एक पिछला सवाल भी था जो छूट गया था जी। आपने पूछा था कि उस दौर पे प्रसार संख्या और इस दौर में प्रसार संख्या जी बिल्कुल था, हाँ। क्या फर्क आया है? जी जी। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज जो है पत्रकारिता की विश्वसनीयता भी बहुत घटी है इसके आने के बाद। क्योंकि सवाल ये है कि आज जो हमारा जो जितने मीडिया हाउसेज हैं वो कहीं ना कहीं से गाइडेड है। क्या समझ रहे हैं आप? चीजें जो कुछ संप्रेषित हो रही है वो जरूरी नहीं कि वो समाज के लिए बहुत बेटर हो, बिल्कुल उससे पूरे समाज को फायदा हो रहा हो, वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी या किसी एक पर्टिकुलर विचार को आगे करने के लिए भी प्रेषित की जाती है। जी। सवाल यह है कि आज भी चाहे नीतिगत सवालों पे बहुत सारे सरकारें बहुत सारा काम करती हैं, पर लोग आज भी ये देखना चाहते हैं कि जो उनके प्रिय लेखक हैं, जो उनके प्रिय रिपोर्टर हैं, वो क्या लिख रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं इस बात पे। आज भी लोग बड़ी गंभीरता से अगले महीने छपने वाली युगवाणी का इंतजार करते हैं कि यार राजेश सकलानी ने क्या लिखा होगा, रौतेला ने क्या लिखा होगा, कुठियाल जी ने क्या लिखा होगा, वो उसका इंतजार करते हैं। तो वो जो एक विश्वसनीयता है, वो विश्वसनीयता अभी भी बनी हुई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत कुछ जो परोसा जा रहा है वो बहुत कुछ गड़बड़ भी है और उस पे लोग सहसा विश्वास भी नहीं करते। आज ही के दौर में आप देख लो कि जितना ईरान और इजराइल वॉर हुआ या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो कुछ हुआ, ट्रम्प क्या क्या कहते रहे, कैसे कैसे बदलते रहे चीजों को, तो ये सारी चीजें हैं। लोग अपने अपने हिसाब से चीजों को रख रहे हैं, अपने अपने हिसाब से परोस रहे हैं। पर बहुत सारे आज भी मतलब मीडिया हाउसेज ऐसे हैं, जैसे पंकज बिज जी हैं, वो समयांतर निकालते हैं, तो साहित्य के क्षेत्र में जो भी कुछ नया घट रहा है, जो कुछ नया लिखा जा रहा है,
उसकी विश्वसनीयता तभी है जब वो समयांतर में छप रहा है। उनको लग रहा है कि यार समयांतर में अगर छपा है तो निश्चित तौर पे ये बिल्कुल सही चीज है और सही लोगों को इसमें छापा जाता है, ठीक है ना। उसी तरीके से चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं जी। दूसरा सवाल आपका जो था, वो दौर, पुराना दौर और इस दौर की जो पीढ़ियों का जो टकराव है, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने एक नई तरह की प्रगति की हो, एक नया स्वाद आया हो, आपको क्या लगता है कोई अंतर? मुझको ये लगता है कि वो तो ठीक है कि नए लड़के बहुत तेजी के साथ, उनके पास सारे साधन हैं और इंटरनेट के आने के बाद आप बहुत सारा साहित्य जो औसत आदमी जो पढ़ नहीं सकता था, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो नहीं पढ़ सकते थे, आप एक क्लिक पे जो है उनको आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हो। ये सुविधा तो जरूर है, पर उसमें एक बात और हुई है कि आजकल का जो नया पत्रकार है वो इधर से लिया, उधर से लिया, उधर से लिया, कटिंग पेस्टिंग करके उसने अपना एक आर्टिकल तैयार कर दिया और उसको चेप दिया जिसे बोलते हैं, है ना। उसका अपना जो ओरिजिनल जो विचार है या ओरिजिनल जो उसका लेख है उसकी कमी आज दिखाई पड़ती है जी, है ना। पहले क्या है कि लोग, अच्छा सगलानी जी तो इस बात को जानते होंगे जी, आज के दौर में जिस तरीके से किताबें छप रही हैं, मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ हर महीने कम से कम 20 किताबें समीक्षा के लिए आती है हर महीने जी, और उसमें क्या छपता है, आधे से ज्यादा उसमें कूड़ा कबाड़ छपता है। पहले क्या होता था कि एक किताब आई है, मान लो जितेंद्र ठाकुर की किताब आई या सुभाष पंत जी की किताब आई या विद्यासागर नौटियाल का कोई कहानी संकलन आया, तो उसका एक इंतजार होता था लोगों को, उस पर एक चर्चा होती थी, उस पर पूरा एक विमर्श होता था, उस पर समीक्षाएं छपती थी और तमाम चीजें होती थी। पर आज के दौर में जो कुछ छप रहा है उसमें से आधे से ज्यादा तो बिल्कुल कूड़ा है, और वो वही है कि उसमें आपकी किताब आई, आपने नेट पे डाली, उसमें कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, ये उस तरीके का जो एक दौर आया है आज के लाइक और लाइक और कमेंट का, इसने मतलब जो है वो बहुत खराब कर दिया, गहराई को खत्म कर दिया। तो वो जो एक डेप्थ होनी चाहिए थी, जो एक रिच जो हमारे पास जो एक लिटरेचर आता था, वो है, अभी भी ऐसा नहीं है, पर वो बहुत कम मात्रा में है, वो उतना ही, पर ऊल जलूल किस्म का जो और जो चीजें छप रही हैं वो बहुत आदमी को बहुत इरिटेट करती है। संजय कोठियाल जी, आपकी इस बातचीत में इसीलिए मैंने कहा कि आप, क्योंकि आपने पूरा एक दौर देखा है, एक उस पीढ़ी को भी देखा है, एक इस पीढ़ी को भी देखा है। आचार्य गोपेश्वर कोठियाल जब बतौर संपादक वहाँ रहेंगे, उस आपको वो युग भी याद है, एक ये युग है जब आप उसी आचार्य जी की कुर्सी पर आप हैं, इसलिए ये सवाल लेकर मैं आपके पास आया था। लेकिन आपके वक्तव्य में जो चीज़ आई है, आपने पंकज बिस्सी के समयांतर की चर्चा की, इस तरह की तमाम पत्रिकाएं, तमाम मंच अभी भी हैं, लेकिन राजेश सकलानी जी, एक बड़ा संकट ये है कि पूरी दुनिया तेजी में है, सब स्पीड में है। जब सवाल ये है कि गहरी चीज़ें हमारे पास हैं, लेकिन वो धीरे धीरे एक बहुत छोटे दायरे में कैद होती चली जा रही हैं, और जो हल्की चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ी से प्रसार पा रही हैं। ऐसे में बतौर साहित्यकार, एक बुद्धिजीवी के रूप में, आपको क्या लगता है कि वो जो डेप्थ वाली चीज़ें हैं, जो तथ्यपूर्ण चीज़ जिसको आप कह रहे थे, जिनमें तथ्य है, वो लोगों तक आए और लोग भी उस तक पहुँचें? क्या कोई ऐसा जरिया है आज के दौर में? देखिए, चाहे प्रकृति हो चाहे समाज हो, ये हमेशा गतिशील चीज़ें हैं, इसमें हमेशा गति रहती है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप चाहे उसको लक्षित कर पाएँ या न कर पाएँ, प्रकृति में भी बहुत बारीक तब्दीलियाँ होती हैं, कुछ ना कुछ घट रहा होता है, ऐसी समाज में भी घट रहा होता है। तो जिसको हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं, है ना, बायोलॉजी का शब्द है, विज्ञान का शब्द है, उसको कहते हैं विकास। ठीक है। तो अब विकास का मतलब लक्ष्य क्या होना चाहिए? विकास का कोई लक्ष्य भी तो होना चाहिए। कहें कि जैसे मतलब मनुष्य के पूंछ नहीं है तो माना गया सब ये विकास हुआ, मनुष्य को जरूरत नहीं थी तो पूंछ हट गई, है ना। तो ऐसे मैं आपको एक बहुत रोचक बात बताऊं कि प्लांट विकसित कौन होता है, प्लांट की विकास की दशा क्या है, पेड़ पौधों की। पेड़ पौधे जीवित रहते हैं जब उनके पत्तों में, उनकी सरफेस पे फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है। और एक घटना और बहुत महत्वपूर्ण होती है पेड़ पौधों में, वो जमीन से पानी को कैपिलरी फोर्स से ऊपर की तरफ खींचते हैं। अच्छा। ये पेड़ गतिशील है, आप ये मत सोचिए खामोश बैठा है, दो प्रक्रिया उसके अंदर चल रही हैं। एक तो जमीन में जब वो पानी खींचता है तो उसको न्यूट्रिशन मिलता है, मिनरल्स भी आते हैं। ठीक है। दूसरा उसके जो पत्ते हैं फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करते हैं जी। तो अभी विकास की अवधारणा यही है कि पेड़ पौधे किस तरफ बढ़ रहे हैं आगे, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ घट रहा है, हजारों लाखों सालों में घटता रहा है और बदलेगा। उसकी विकास की दशा ये है कि उसकी जो बाहरी सरफेस है वो बढ़ती जाएगी,
क्योंकि दोनों प्रक्रिया तेज करनी है। तो उन्नत पेड़ कौन सा होगा जो दोनों प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह करता है, बिल्कुल ठीक। नीचे से पानी को खींचने की और फोटोसिंथेसिस के लिए उसके पर्ण जितने खुले होंगे वो उतना ज्यादा करेगा। ठीक है। ऐसे ही समाज के बारे में आप ये तय मानिए कि इस बारे में लोग ज्यादा सोचते नहीं है। समाज उन्नत उसी को कहा जाएगा जब लोग लोकतांत्रिक तरीके से सोचने लगेंगे। बिल्कुल। अगर ज्यादातर लोग जाति आधार पे, किसी क्षेत्रीय आधार पे, किसी भी आधार पे अगर वो एक दूसरे को दुश्मन मानेंगे तो हमारा समाज कभी विकसित नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। तो समाज की भी एक यही दिशा है। अब वो सूचनाओं की बात आ रही थी, तो सूचना अपने आप में कोई खास बात नहीं है, वो तो एक सांख्यिकी का विषय है जी। वो तो सांख्यिकी विशेषज्ञ है, वो अपने सूचना लेके कर ले। सूचनाओं का महत्व तब है जब वो संवेदना और विचार से युक्त होती है, तभी उसका कोई मूल्य है ना। ठीक है। आपने एक बहुत चित्र देखा होगा कि एक बहुत ही अकाल पीड़ित बच्चा जो है अफ्रीका में, वो मर रहा है और उसके पास में एक गिद्ध बैठा हुआ है और वो वेट कर रहा है कि ये बच्चा कब मरे और मैं इसे केविन कार्टर है वो फोटोग्राफर। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ये खाली मतलब कोई सूचना नहीं है ये कि एक बच्चा वहां अफ्रीका में मर रहा है, ये सूचना नहीं है, सूचना से आगे चली गई है, उसमें संवेदना और विचार है। और जिस फोटोग्राफर की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में माना जाता है कि उसने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या करी बेचारे ने। उससे पहले पुलित्जर प्राइज मिला उसको। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि सूचनाएं हमारे पास बहुत सारी हैं, ठीक है ना, लेकिन जब तक हमारा समाज एक लोकतांत्रिक नहीं होगा तो हम उन सूचनाओं को बर्बाद करेंगे, है ना। सूचनाओं का उपयोग तभी है कि जब हम उसको डेमोक्रेटिक बनाने के लिए समाज में काम आए, शिक्षा हर एक तक पहुंचाने के काम आए, स्वास्थ्य हर एक तक पहुंचने के काम आए, और सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य को ये पता लगे कि हम जैसे लोग, हम ही पूरी दुनिया नहीं है, दुनिया में बहुत बहुत छोटे छोटे बड़े समाजों के रूप में पूरी दुनिया बनी हुई है। हम एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखें, उनको जानना सीखें। और इसमें एक पहलू और बता रहा हूँ मैं जो आभासी दुनिया से बहुत जुड़ा हुआ है। वो बात यह है कि हम लोग एक संस्कृति शब्द कहते हैं और संस्कृति शब्द के साथ हमारा एक दुराग्रह जुड़ता है कि मतलब हमारी संस्कृति शब्द और हमारी मतलब हम जो खा रहे हैं वही सबसे अच्छा, हम जो पी रहे हैं वही अच्छा, हम जैसे सो रहे हैं वो अच्छा, हमारे नाच गाने अच्छे, हमारे अच्छे हैं, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब इससे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन ये तय मानिए कि दुनिया में जितने भी समाज हैं उनकी भी सब चीज़ें अच्छी हैं, उनमें अगर कुछ बुराइयां हैं तो वो ऐतिहासिक और भौगोलिक कारणों से हैं, है ना। तो उन कारणों को अगर हम समझेंगे तो हम लगाव से अपने समाज को देखेंगे। तो आभासी दुनिया से जो बुराइयां हैं उसको मिटाने के लिए सोचने में तो तब्दीली लानी पड़ेगी। क्या बात है। राजेश सकलानी जी, आप इसको बहुत इतना विस्तृत फलक आपने दे दिया था इस बहस को कि अगर उस पर हम जाएंगे तो फिर एक नया डायमेंशन खुलता है। लेकिन संजय कोठियाल जी, ये ठीक है कि वर्चुअल मीडिया ने, एआई ने हमको बहुत कुछ दिया है, जिस तरफ राजेश सकलानी कह रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है सकलानी जी कि आप जैसा गहरा साहित्यकार और कवि अगर उम्मीद पर है कि आगे सब ठीक ठाक होगा, तो ये सब हम सब के लिए भी एक प्राणवायु है कि ठीक है आने वाला समय ठीक ठाक होगा। युगवाणी के मंच पर, उस परिधि में, युगवाणी की परिधि में जो नए लिखने वाले आपके पत्रकार हैं, कवि हैं, क्योंकि मंगलेश डबराल जैसे कवियों ने युगवाणी से शुरुआत की, आने वाले भविष्य में आपको लगता है कि कोई उस तरह का चेहरा उस पाठशाला से आएगा जिसको आप आज तैयार कर रहे हैं? क्योंकि सकलानी जी भी बैठे हैं और आप बतौर संपादक यहाँ पर हैं। नहीं, देखो, हर दौर में प्रतिभाएं तो आती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि प्रतिभाओं का आना बंद हो जाएगा जी। सवाल ये है कि आपका मंच कौन सा है। अगर आप उनको प्रॉपर एक मंच प्रदान कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको प्रतिभाएं मिलेंगी, और उन प्रतिभाओं को मतलब उनको गढ़ने वाला भी आदमी चाहिए, जो संपादक पुराने होते थे ना। तो किस तरीके से किस चीज़ को उठाना है, किसको आगे मतलब आगे बढ़ाना है, तो वो दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और आज के दौर में भी ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो अच्छी रिपोर्ट्स लिख रहे हैं। आज के इस दौर में जबकि सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल हो चुकी हैं, पूरे मीडिया का तो इस वक्त इतना बुरा हाल है पूरे देश में कि बहुत मुश्किल हो गया मतलब काम करना जी। उसके बावजूद भी ऐसे लोग हैं जिनकी विश्वसनीयता भी बची है जी। वो भले ही आज आपको प्रॉपर आपको उस तरीके से ना दिखाई दें,
मीडिया हाउसेस में, पर आज यूट्यूब देखिए आप जी। आज की तारीख में जो यूट्यूब के जो चैनल्स हैं उसमें जितने लोग हैं, मैं उनका नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, पर बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी एक विश्वसनीयता है, जिनके एक एक रिपोर्टिंग पे 1 घंटे में मतलब 1.5-2 लाख व्यूज आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि है ऐसा, संजय और कोठियाल नए आने वाले समय में भी मुझे लगता है नई प्रतिभाएं आएंगी। ये दौर हमारे कभी लिए खत्म बड़ी नहीं होगा। सुखद खबर है हाँ। कि युगवाणी के मंच से भी कुछ ऐसी प्रतिभाएं, और जाहिर सी बात है अगर युगवाणी से आएंगी तो पूरे देश भर से आएंगी। ये आभासी दुनिया का जो मायावी संसार है, ये बड़ा बहुत विस्तार का रचना लोक है। इस पर तो लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन कार्यक्रम की अपनी एक समय सीमा है। संजय कोठियाल जी और राजेश सकलानी जी, आप दोनों साहित्यिकी के इस मंच पर आए और आपने इतनी गंभीर परिचर्चा को इतने शानदार शब्दों में हमारे दर्शकों तक पहुंचाया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार। ये थी हमारी आज की साहित्यिकी। अगली बार किसी नए विषय के साथ कुछ नए मेहमानों को लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।